या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जी हां, बात हम कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है और कैसे वो नई लाशों का सबब तो नहीं बनता जा रहा। असल में औरंगजेब की कब्र विवादित हो गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार औरंगजेब, उसकी कब्र कैसे इतनी चर्चा में आ गई। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस पर बयान देने लगे, कोई प्रधानमंत्री की टिप्पणी आने लगे, एक सिनेमा बन जाए, उसके बाद लोग नारे लगाने लगे, उत्तेजित हो जाएं और फिर कुछ लोग कहें कि अब कार सेवा करके औरंगजेब की कब्र को हम फना करेंगे, खत्म करेंगे। विवाद बढ़ जाए, लपटें उठने लगे, दंगे जैसा माहौल बन जाए। सोचना ठहर कर होगा। इस सब की बुनियाद में एक फिल्म है। गोया इस सिनेमा के लोगों को शायद ये पता भी नहीं रहा होगा कि जिस सिनेमा को मनोरंजन का, ज्ञान का, विमर्श का एक बड़ा जरिया माना जाता है, कल को ऐसा दिन भी आएगा कि वो प्रोपोगेंडा का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगी। कभी कश्मीर फाइल तो कभी केरला स्टोरी और अब छावा। छावा फिल्म के निर्माताओं ने, निर्देशकों ने तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। कश्मीर फाइल को जब कुछ लोग यूं ही दिखाने लगे तो उसके डायरेक्टर ने यह कहा कि यूं ही नहीं दिखाइए, टिकट खरीद करके सिनेमा देखिए। केरल स्टोरी का काउंटर भी इस देश में आया, लेकिन सिनेमा वाले पैसा कमाने के लिए या प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनते चले गए। ये सिनेमा को भी एक बार ठहर कर सोचना होगा कि उनका सिनेमा सत्ता के नफरती एजेंडे का कहीं जरिया तो नहीं बन गया। सिनेमा जरिया बनता मोहब्बत का, सिनेमा जरिया बनता इस समाज में सकारात्मक बदलावों का, तो समाज के लिए सिनेमा पहले भी ऐसा करता रहा है और आज भी इज्जत रखता। लेकिन एक सिनेमा बनता है छावा, और छावा फिल्म में शिवाजी के पुत्र संभाजी की वीरता की कहानी कही गई। मराठी के लेखक शिवाजी सावंत के लिखे उपन्यास पर छावा फिल्म बनाई गई और छावा में संभाजी के चरित्र को वीरतापूर्वक दिखाया गया। संभाजी की वीरता की चर्चा कम हुई, शिवाजी की वीरता की चर्चा कम हुई, लेकिन चर्चा औरंगजेब की ज्यादा हो गई। और फिर इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए एक बहाना मिल गया। सिनेमा घरों से वो तस्वीरें आने लगी कि कुछ लोग शिवाजी की याद में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं तो कोई रो रहा है। केवल सिनेमा घरों में खड़े होकर के नारे नहीं लगे, जहां जहां अकबर रोड, औरंगजेब रोड जैसे तस्वीरें, नाम लिखे हुए दिखे, नए नौजवानों को रील बनाकर वायरल करने का शौक जो चढ़ा, वो जाकर के कहीं पैर मार रहे, कहीं थूक रहे, कहीं कुछ कर रहे। कौन उकसा रहा? एक खबर तो ऐसी आई कि उसने सिनेमा घर का पर्दा ही फाड़ डाला। कल्पना करिए वो व्यक्ति बाहर निकला होगा तो क्या किया होगा। सिनेमा कैसे लोगों के जज्बातों से खेलती है। इसी सिनेमा ने लोगों को कहा कि किसी किले के बगल की जमीन में कोई सोना गाड़ दिया गया है। लोग रात में टॉर्च और छननी लेकर के सोना निकालने चले गए। ये देश विडंबनाओं और विरोधाभासों का बनता जा रहा है। इस देश में कुछ भी संभव है। इस देश में छावा फिल्म ने यह सब किया और शिवाजी सावंत के उपन्यास पर यह फिल्म बनी और उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया। कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, कई जगहों पर इसको प्रचारित किया गया, क्योंकि ये
हिंदू बनाम मुसलमान की नैरेटिव के मुताबिक फिट बैठती थी। मैंने अपने चैनल पर कई बार आपको यह बताने समझाने की कोशिश की, किसी किताब के रेफरेंस से तो किसी इतिहास के पन्ने से, कि इस देश में मुगलों के समय भी सारी लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान नहीं थी। शिवाजी की तरफ से लड़ने वाले कई मुसलमान थे, तो मुगलों की तरफ से कई हिंदू राजपूतों ने अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की है। और फिल्म की बात हो रही है तो एक बात और जरूर पूछिएगा कि अगर इतिहास है तो इतिहास में फिल्म निर्माताओं को किसी से माफी क्यों मांगनी पड़ी कि आपने गलत इतिहास दिखा दिया? इसका मतलब इतिहास भी सही नहीं दिखा रही है वो फिल्म। ये बात आपको कौन बताएगा? लेकिन बीजेपी और आरएसएस बड़ी आसानी से इतिहास को गलत साबित कर या मिसकोट करके हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई में कामयाब हो जा रही है, और लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि हां, बड़ा अत्याचार हुआ। उन्हें आज की बेरोजगारी, आज की महंगाई, आज की वादा खिलाफी, आज की नाकामी, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। उनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा बेच दी गई है, फीस महंगी हो गई, फेलोशिप बंद है, लेकिन उनको औरंगजेब से बदला लेने के लिए तैयार करने में सरकारें कैसे कामयाब हो जा रही हैं? जरा इसको आपको ठहर कर सोचना होगा। इस देश में आज की तारीख में महंगाई इतनी ज्यादा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन बदला उन्हें औरंगजेब से लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। नेता बदला ले रहा है क्योंकि वो अपने बेटा बेटी को अच्छे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में एडमिशन करा चुका है। उसका बेटा औरंगजेब की कब्र खोदने कभी नहीं जाएगा, उसका बेटा किसी कार सेवा में शामिल नहीं होगा, उसकी बेटी किसी अच्छे करोड़पति बिजनेस को हैंडल कर रही होगी। लेकिन कैसे इस देश में इतिहास को किनारे करके, तथ्यों को गलत पेश करके सिनेमा के जरिए नफरत फैलाना आसान हो गया, और छावा ने यह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों छावा की तारीफ करते सुनाई दिए। इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। फिर किसी ने घोषणा कर दी कि भाई अब तो या तो सरकार इसको कुछ करे या तो हम कार सेवा करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, और किसका बेटा है ये जरा आप भी खोलिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान को आपने सुना कि नहीं सुना? वो सरकार में मिनिस्टर है, और उसके बाद कितनी चालाकी और बारीकी से वो बयान दे रहा है कि सरकार तो उसका संरक्षण करेगी, सरकार अपना काम अपने ढंग से करेगी। आपको किसने रोका है? आपको जो करना है करिए। इशारा किस तरफ है? क्या यह भड़काने का, उत्तेजना का इशारा नहीं है? पता नहीं, जब यह सब बात हो रही है तो मुझे 1992 की याद क्यों आने लगी, और एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने इस देश के, उनका वो बयान याद आने लगा कि भाई नुकीले पत्थर हैं, जमीन तो समतल करनी पड़ेगी। वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। और बाद में वो कह रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1992 में जो हुआ वो गैर कानूनी था, मगर कानून से इस देश में अब कहां कितना राज चल रहा है, और महाराष्ट्र में आग फैल गई। हम वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते, मगर इस खबर को यहां से देखिए। पुलिस वाले के ऊपर हमला, और कहा जा रहा है कि अफवाह फैली। फिर मेरे मन में यह सवाल आया कि अफवाह की शुरुआत किसने की, उकसाया किसने, कहां से यह शुरुआत हुई? और तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सुनिए कि वो उन्हें अफसोस हो रहा है कि वो किस काम के लिए है। अफसोस किस बात का हो रहा है? छत्रपति शिवाजी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में कह रहे थे कि एक फिल्म से कैसे नायक को बढ़ाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है, और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। डियर प्राइम मिनिस्टर, आप गलत हैं। छत्रपति शिवाजी को नायक बनाने का पहला काम
इस देश में महाराष्ट्र के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिवाजी का पवाड़ा लिखा और शिवाजी को कैसे बहुजनों के, कमेरा किसान आवाम के एक नायक के रूप में पेश किया, क्योंकि शिवाजी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और मैंने पहले विस्तार में ये सारी बातें बताई, लेकिन न तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र करेंगे और न तो कोई। फिर अखिलेश यादव का एक बयान बीच में आया जिसको मैं यहां जोड़ना चाहता हूं। और फिर गोविंद पंसारे की किताब पढ़िएगा, ज्योतिबा फूले की किताब पढ़िएगा और एक सवाल का जवाब दीजिए जो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि शिवाजी का राज तिलक करने से किसने मना किया, क्यों मना किया, बाद में क्या हुआ और उसके बाद की कहानी का दोषी कौन है। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देगी, लेकिन आज की नाकामी को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री औरंगजेब 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 ये कहां से चलेगा? केवल आग लगाने के लिए, ताकि वो मौजूदा वक्त की अपनी नाकामियों को छिपा भी सकें और इस मुल्क में हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई को इतना बढ़ा दें ताकि आपके बच्चों का भविष्य उसमें मुश्किल में आ जाए। और इसीलिए नागपुर की कल की शाम उनके लिए शायद सुकून भरी रही होगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहते थे कि कोई आग लगे तो फिर आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। कौन अब औरंगजेब आके आपको रोक रहा है कि आप इस मुल्क के हिंदुओं को महंगाई खत्म कर दो, सबको रोजगार दे दो, सबको शिक्षा दे दो, इस देश के सारे हिंदुओं को इतना ताकतवर बना दो जितने अंबानी और अडानी को आपने बनाया? क्या औरंगजेब रोक रहा है? यह सोचना होगा। यह सवाल कोई पूछता नहीं, इसलिए क्योंकि हंगामा बरपा है। देवेंद्र फडणवीस कोई पहली बार नहीं बोल रहे। और पूछिए देवेंद्र फडणवीस का परिवार कहां है, और उसी नागपुर के ये बड़े नेता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो चाहे वो नितिन गडकरी हो, कितने करोड़ों रुपए का इनका बिजनेस है, इनका टर्नओवर है, इनके बेटों का बिजनेस क्या है। हम तो नागपुर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन क्या था, आंदोलन क्या था, विचार क्या था, उस पर बात ना हो, इसलिए रोज हिंदू मुसलमान का ये आग लगाई जा रही है। इसीलिए नागपुर के इस पूरे प्रकरण के बाद उन्होंने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए मुख्यमंत्री का बयान क्या है कि नागपुर में क्या हुआ। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि इसका दोषी कौन है, किसने अफवाह फैलाई, और ये विजुअल क्या कहते हैं? किसके खिलाफ किसकी भावना आहत करना, किसको उकसाना, ये देश में क्यों हो रहा है? मैं गुजारिश करूंगा कि कोई आग न लगे, किसी तरह का नफरत न हो। मैं गुजारिश करूंगा कि शांति हो, और मैं गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क के कथित तौर पर आस्थावान हिंदू और मुसलमानों, एक बार सोचना कि कोई आपको तीसरा आके आंख तो नहीं लगवा रहा। एक तरफ वो वक्फ कानून बना करके मुसलमानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही है जो होली में, दिवाली में, रमजान में, रामनवमी में मस्जिद के सामने डीजे, गाना, ये वो, उसके बाद तनाव, उसके बाद क्या, इस मुल्क की सबसे बुनियादी बहस क्या यही रह गई है? आज इस बात को समझना होगा। मैं जाते जाते एक सवाल और राजनीतिक तौर पर पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सब पर क्या सोचते होंगे, और क्या वो इस नफरत के साथ हैं? क्या वो इस नफरत की राजनीति के पैरोकार हैं? क्या उनको नहीं लग रहा है कि आग क्यों लगाई जा रही है?
क्या उनको नहीं लग रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि ये जो हो रहा है वो बेहद खतरनाक हो रहा है। इसे रोकना हर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। केवल सिनेमा घरों में खड़े होकर के नारे नहीं लगे। जहां जहां अकबर रोड, औरंगजेब रोड जैसे तस्वीरें, नाम लिखे हुए दिखे, नए नौजवानों को रील बनाकर वायरल करने का शौक जो चढ़ा, वो उस जाकर के कहीं पैर मार रहे, कहीं थूक रहे, कहीं कुछ कर रहे। कौन उकसा रहा और कौन बेबस लाचार पड़ा बैठा है? उसी वफ कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर जब एक आवाज उठाई गई तो ये जो यति नरसिम्हा रन है, ये पुलिस के सामने क्या बोल रहा है, जरा इसको सुनिएगा गौर से। आपको क्यों रोका जा रहा है? क्या कारण बताया जा रहा है? सरकार पागल हो चुकी है, ये नेता बिल्कुल पागल हो चुके हैं और पुलिस वाले भैया सरकार के हिसाब से चलते हैं। हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, अपने हम सिर्फ खड़े होने के लिए जा रहे हैं। उनके बाप की दिल्ली नहीं है, उनके बाप का जंतर मंतर नहीं है, वो अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं हिंदुस्तान से। उनके बाप दादों ने, लेकिन पुलिस तो यहाँ आपको रोक रही है ना। नहीं तो पुलिस वालों का तो भैया वो तो जो शासन, ये इनकी गलती थोड़ी, ये तो राजनेता जो करवा दे भाई, शासन जो इनसे करवा दे, ये तो वो कर रहे हैं भाई, इनका थोड़ी हाथ। हमें तो यानी आपको कुल मिला के नजरबंद कर दिया गया है। जो पता नहीं क्या कर दिया भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ लाखों मुसलमान हैं और हम मुट्ठी भर हैं। आप यहाँ देख लो कितने ज्यादा होंगे, 25-30। हम थोड़े लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहा इस देश में। हम वहाँ अपराधियों का, जो देश को गृह युद्ध की ओर रोकना चाहते हैं, उनको रोकने जा रहे हैं। फिर आप आगे क्या रणनीति होगी अगर आपको जाने नहीं देते हैं तो? आगे जाने नहीं देते, हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे और फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ना सरकारें टिकेंगी। ये तो हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए, हम ये सोच रहे हैं अभी भी देश हमारा है और ये हमारे ही है पुलिस वाले, और ये जो मोदी योगी है सब हमारे ही लोग हैं। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का। और हथियार उठाने की बात कहने वाले इस बाबा को लेकर के क्या सोचता है भारत का कानून? क्योंकि ये मुल्क कानून का राज चाहता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर यह नफरत इसलिए भी फैलाई जा रही है ताकि हम और आप औरंगजेब बनाम शिवाजी या संभाजी बात करें। वो इतिहास था, गुजर गया। वो जैसा भी था, गुजर गया। आज आपको कौन रोका है कि शिवाजी के सपनों का स्वराज बनाइए? मैं यकीन दिलाता हूं कि इस देश के लोगों ने शिवाजी को भी नहीं पढ़ा। मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें संभाजी वो औरंगजेब की कब्र पर गए कि नहीं गए। मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस कब्र को कोई मुसलमान नहीं पूछता, जिस कब्र का कोई वजूद नहीं है, जिस कब्र को सिलेबस से हटाना चाहती है बीजेपी, वही बीजेपी अपने लोगों को कह करके उस कब्र को देश की सबसे बड़ी बहस बना दी। यह खतरनाक प्रोपेगेंडा है। सिनेमा आपके जहन से खेल रहा है, नेता आपके बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। इसलिए समय रहते सजग जरूर रहिएगा और इस तरह की बहसों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। कलम और किताब को बचाइए ताकि समझदारी बचे, ताकि नफरत हारे और मोहब्बत जीते। आपका क्या मानना है इस सारे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई 2-3 वीडियो मैंने और बनाई है, शिवाजी के बारे में बनाई है। इन सबको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाकर जरूर देखिएगा। किताबों को पढ़िए, कलम को हाथ में पकड़िए, नफरत से बचिए ताकि आज के अपने बुनियादी सवालों पर सोचें और सरकार से सवाल करें। सरकार यही नहीं चाहती, इसलिए आपको उलझाए हुए हैं। वो कामयाब हैं, फिर आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारा नुकसान आम लोगों का होगा। और याद रखिएगा कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। राजेश रेड्डी की ही एक और कविता के साथ आपसे विदा लेता हूं। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है।
अगर ये बातचीत आपको जरूरी लगी और पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन की बटन दबाइएगा ताकि हमें हिम्मत और हौसला मिले। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ जिस पर बात करना अपने जिंदा होने की वानगी पेश करे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।